एक हफ्ते के अंदर हम पूरा जजीरा देख चुके थे। गो उसके लिए हमें दूर दूर से नारियल लाने पड़ते थे, लेकिन बहरहाल ये कोशिश नागवार नहीं गुजरती थी। जजीरा देखने के बाद हमें अंदाजा हो गया था कि लोग यहाँ से फरार को क्यों नामुमकिन समझते हैं। काम के सिलसिले में यहाँ बाकायदगी थी। अपना काम जितनी देर में चाहो खत्म करो, उसके बाद छुट्टी होती थी। चुनाचे उमूमन हम दोनों अपना काम खत्म करके घंटों बैठे समंदर का नजारा करते रहते थे। इस तरह हमें लहरों के एक एक बल और उतार चढ़ाव का अंदाजा हो रहा था। बहुत से अंदाजे लगाए थे हमने। एक नशीबी जगह मुझे खास तौर से पसंद आई थी। यहाँ समंदरी मौजें तूफानी जोश से आती, लेकिन उन्हें फैलने के लिए जगह न मिलती तो वो उसी कुव्वत से वापस पलट जाती। मैंने रिचर्ड से कहा, रिचर्ड, ये जगह हमारे लिए कारआमद हो सकती है। वो बोला, खुदा की पनाह, क्या खुदकुशी के लिए? मैंने कहा, नहीं, फरार होने के लिए। उसने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, अगर नारियलों के थैले बगल में दबाकर हम इन लहरों में कूद पड़े तो ये हमें आन की आन में जजीरे से मीलों दूर पहुंचा सकती हैं। रिचर्ड बोला, इसके नताइज खौफनाक भी निकल सकते हैं। मैंने कहा, मैं एक बार तजर्बा जरूर करूंगा। रिचर्ड ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, बताऊंगा। रिचर्ड खौफजदा निगाहों से बिखरे हुए समंदर को देखता रहा। फिर उसने कहा, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, फरार के लिए दूसरी जगहों से भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये जगह सबसे खतरनाक है। मैंने सुकून से जवाब दिया, इसीलिए कारआमद भी है। लेकिन फिक्र मत करो, तजर्बा किए बगैर कोई अंधा कदम नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद मैं उस तजर्बे की तैयारियों में मसरूफ हो गया। ये तैयारियां कोई खास नहीं थी, बस चालाकी से नारियल के 4 थैले चुराने पड़े थे और ये काम मुश्किल साबित न हुआ। हम 2 नंबर के थैलों में 4 मजीद थैले छुपा लाए थे। फिर मैंने उन थैलों में नारियल भरे और एक थैला समंदर में फेंक दिया। मैं देखना चाहता था कि थैला लहरों के साथ वापस तो नहीं आ जाता। मैं और रिचर्ड सांस रोके थैले को देखते रहे। 12 फुट ऊंची लहर समंदर में वापस चली गई। थैला यूं बहा जा रहा था जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। अचानक गड़गड़ाहट हुई और एक बहुत बड़ी मौज फिर साहिल से आ टकराई। थैला अब धमाके से चट्टानों से टकराया और नारियल पाश पाश हो गए। रिचर्ड ने कहा, खुदा की पनाह, देख लिया नतीजा। मुझे नाकामी के इस एहसास से कोफ्त हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। न जाने क्यों मुझे यकीन हो गया था कि मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। चुनाचे उसके बाद मेरा रोज का मशगला यही हो गया। मैं बरक रफ्तारी से अपना काम खत्म करके यहाँ आ बैठता और लहरों का ये खेल देखता रहता और बारीक बीनी से उसका जायजा लेता था। एक दिन लहरों के आदादो शुमार में मैंने एक खास बात दरियाफ्त कर ही ली। मैंने महसूस किया कि 3 लहरों के बाद चौथी लहर साहिल की तरफ वापस आती है। बाकी 3 लहरें आसानी से वापस चली जाती हैं। मैंने रिचर्ड से इस बात का तस्करा न किया और दूसरे दिन थैले में दोबारा नारियल भरकर उस तजर्बे के लिए तैयार हो गया। रिचर्ड ने सवाल किया, क्यों, आज कोई खास बात है? मैंने कहा, हाँ, आज एक नया तजर्बा कर रहा हूँ। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आज मुझे इसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। रिचर्ड ने मेरी बात से इत्तेफाक न किया, लेकिन जब मैंने उसे लहरों के आदादो शुमार बताए और उसने बगौर उनका तज्जिया किया तो वो भी हैरान रह गया। वो सनसनीखेज लहजे में बोला, ओ मेरे खुदा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। फिर उस दिन हमने नारियलों के बकिया थैले लहरों में फेंक कर तजर्बा किया। चौथी लहर के गुजरने के बाद पहली लहर में जो थैला फेंका वो बहता चला गया और आन की आन में निगाहों से गायब हो गया। इस तजर्बे की कामयाबी से मैं बहुत खुश था, लेकिन रिचर्ड के चेहरे पर परेशानी और तशवीश के आसार थे। वो फरार के इस तरीके से मुतमईन नहीं था। दूसरी शाम मैंने खास तौर से हैगा से मुलाकात की। हैगा ने कहा, तुम्हें लोग संकी समझते हैं। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, इसलिए कि तुम नारियल लेने हमेशा दूर दराज के इलाकों में जाते हो और वहां से नारियल लाद कर लाते हो। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वो बोला, मैं असलियत जानता हूँ। मैंने पूछा, वो क्या? हैगा ने मुस्कुरा कर कहा, यही कि तुम फरार की राहें तलाश कर रहे हो। मैं भी मुस्कुराने लगा। उसने पूछा, कोई जगह मिली? मैंने होंठ सुकोड़ते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा ही ख्याल दुरुस्त है। वो बोला, तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कौन है जो यहाँ से भाग जाना नहीं चाहता? लेकिन अगर एक भी शख्स आज तक उसमें कामयाब हुआ होता तो बात थी। वो लोग अहमक तो नहीं है। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, वो क्या? बोला, नारियलों के ये थैले यहाँ से किस तरह जाते हैं? वो बोला, डेक पर 2 बड़ी कश्तियां मौजूद हैं जो इन्हें सेक्शन 4 तक पहुँचाती हैं। एक कश्ती सुबह और दूसरी शाम को जाती है।
सेक्शन 4 से ये थैले बड़े जहाजों में लाद दिए जाते हैं। मैंने पूछा ये सेक्शन 4 कहाँ है? वो बोला यहाँ से तकरीबन 25 मील के फासले पर। मैंने कहा कैदियों ने मुश्तरका तौर पर इन कश्तियों पर कब्जा करके फरार होने की कोशिश नहीं की। वो बोला इसलिए कि दिन और रात के किसी हिस्से में कोई उस तरफ निकल जाए तो उससे कोई सवाल किए बगैर उसे भून दिया जाता है। मैंने कहा लेकिन नए लोगों को उसकी इत्तला तो नहीं दी जाती, मसलन हमें? वो बोला इत्तला रास्ते में दे दी जाती है, बशर्ते कि कोई उस तरफ जाने की कोशिश करे। रास्ते में 2 चौकियां पड़ती हैं। मैंने कहा ओह तो ये मामला है। वो बोला मेरे आने से पहले एक बार ये कोशिश की जा चुकी है। कैदियों ने यहाँ मौजूद मुहाफिजों का असलहा कब्जे में करके उन्हें साथ लेकर वहां जाने की कोशिश की थी। 20 कैदी मारे गए लेकिन कामयाबी नहीं हुई थी। मैंने कहा आम हालात में यहाँ कैदियों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाती। वो बोला सिर्फ आम हालात में, और इत्तेफाक है कि तुम्हारी मौजूदगी में अभी तक खास हालात पेश नहीं आए। मैंने कहा जो मुहाफिज मेरे हाथों जख्मी हुआ था वो कभी दिखाई नहीं दिया। वो बोला कौन? माइथो? वो जिंदा होता तो जरूर दिखाई देता। मैंने चौंक कर पूछा क्या मतलब? हैगा ने कहा वो तुमसे झगड़े के तीसरे दिन मर गया था, उसकी लाश भिजवा दी गई थी। मैं इस खबर को सुनकर साकित रह गया। मैंने उस पर शदीद ज़रबे लगाई थी लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो मर जाएगा। रिचर्ड भी शिशदर रह गया। मैंने कहा उसके बावजूद मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई? वो बोला कभी होगी भी नहीं। खुले मैदान में फैसला हुआ था, कोई साजिश नहीं हुई। यहाँ मौजूद आदमी चूहे नहीं हैं और फिर सबका मामला है। ये लोग भी एहतियात रखते हैं। माइथो को कुव्वत आजमाने का शौक था, अपने शौक का शिकार हो गया। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो सब कैदी बिगड़ जाते। ये रात कुछ बेसुकून गुजरी। कई बार माइथो की मौत का अफसोस हुआ, लेकिन अगर मैं कामयाब ना होता तो उसके हाथों मेरा यही अंजाम होता। मजबूरी थी। सेक्शन 4 का फिर ख्याल आया, पता नहीं कैसी जगह है, उसके बारे में कुछ और मालूमात हासिल हो जाती तो अच्छा था। मुमकिन है आयदूश की वो ब्रांच भी कोई कैद खाना हो। चुनाचे वहां जाने या उधर का रुख करने का नतीजा यही हो सकता था कि एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में पनाह ले ली जाए। फिर क्या करना चाहिए? कुछ और फैसले करने होंगे। जिंदगी की बाजी लगाकर दूर तक समंदर में निकल जाने की कोशिश ही बेहतर रहेगी। अगर जिंदगी बच गई तो ठीक है, वरना इस कोशिश में मौत को गले लगाना भी बुरा न लगेगा। अपने जहन में मैंने मुकम्मल फैसला कर लिया, लेकिन रिचर्ड को भी इस सूरत हाल से आगाह कर देना जरूरी था। इसके लिए मैंने दूसरा दिन मुंतखब किया और जब मैं और रिचर्ड अपनी मुतय्यन करदा जगह नारियल के खाली थैले लेकर पहुंच गए तो मैंने थैला एक तरफ रखते हुए रिचर्ड से कहा, दरख्त पर चढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ रिचर्ड। रिचर्ड मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगा। मेरे चेहरे की संजीदगी ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था, या शायद फिर वो मेरे दिल का हाल जान गया था। मैंने कहा, डियर रिचर्ड, हम तीनों इत्तेफाकिया तौर पर यकजा हुए थे और फिर हालात ने हमसे हमारा एक साथ ही छीन लिया। हमारे तुम्हारे दरमियान कहीं भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी ज़हनी कुर्बत हो गई है हम दोनों में कि हम एक दूसरे से अलहदा रहने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे दोस्त, सारे रिश्ते नाते या मोहब्बतें जिंदगी के साथ होती हैं। मैं बारहा तुमसे इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुका हूँ और हमेशा तुम्हें अपना साथ देने में साबित कदम पाया है, लेकिन आखिरी बार तुमसे ये अल्फाज कहकर अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। रिचर्ड बोला, कहो मिस्टर खान, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा, देखो रिचर्ड, मैं किसी कीमत पर अब यहाँ कैद नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी एक खास मकसद के लिए वक्फ की थी और अपना बहुत कुछ खोकर इस मकसद के लिए काम की इब्तिदा कर डाली थी। मैं अगर इस मश्क के लिए कुछ करता रहूं और किसी भी लम्हे मौत मुझे गले लगा ले तो मुझे कोई तरद्दुद नहीं होगा, लेकिन इन कैद खानों में मअतल जिंदगी गुजारना मुझे पसंद नहीं। मैं अब मरना चाहता हूँ। रिचर्ड ने कहा, तो ठीक है, चलो मर जाते हैं। मैंने कहा, मैं जिस कदर मालूमात इस सिलसिले में हासिल कर चुका हूँ उनमें से कोई भी बात तुमसे पोशीदा नहीं है। क्या इन हालात में तुम मेरे साथ अंधा कदम उठाने के लिए तैयार हो? वो बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, एक बार फिर सोच लो रिचर्ड। वो बोला, तुम मुझे बुज़दिल क्यों समझते हो खान? मुझे खौफज़दा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? ये क्यों सोचते हो कि जो काम तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता? मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन। वो बोला, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम खुद मुझे अपने साथ रखने में कुछ उलझन महसूस कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। हर शख्स की अपनी अपनी जिंदगी होती है। बाज़ औक़ात कोई शख्स किसी से इंतहाई ज़हनी कुर्बत रखने के बावजूद उसे अपने आप पर मुसल्लत रखना पसंद नहीं करता। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम अपने तौर पर जो कुछ करना चाहते हो करो, मैं जो कुछ मुनासिब समझूंगा वो करूंगा। मैंने कहा, रिचर्ड बराह करम मेरे इन अल्फाज का बुरा मत मानो। वो बोला, यार कैसे ना बुरा मानूं? कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलत हो या सही, जो तुम करोगे मैं भी वो कर सकता हूँ।
ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तुम तरद्दुद का इजहार करो। मैंने कहा तो ठीक है, इसके बाद मैं इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैंने अपने तौर पर एक मंसूबा तरतीब दे दिया है और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की कोशिश करूंगा। रिचर्ड ने पूछा, क्या मंसूबा है? मैंने कहा, मैं आज ही नारियल के खोखले तनों की कश्ती बनाना शुरू कर दूंगा, एक ऐसी कश्ती जो सिर्फ हमें इस जजीरे से निकाल ले जाए। रिचर्ड ने ताज्जुब से मुझे देखते हुए कहा, कश्ती? मैंने उसे जमीन पर कश्ती का नक्शा बनाकर दिखाया। कहा, हाँ, इसका नक्शा यूं समझ लो, नारियल के दरख्तों के अलावा यहाँ चौड़े तनों वाले बेशुमार दरख्त भी बिखरे हुए थे। ये दरख्त खुद रौ थे और यहाँ उनका कोई मसरफ नहीं था। मैंने रिचर्ड से कहा कि मैं एक दरख्त मुंतखब करके उसके तने को दरमियान से काट लूंगा और फिर उसमें एक ऐसा खोल बनाऊंगा जिसमें हम बआसानी लेट सकें। उस खोल के ऊपर लकड़ी के 2 ऐसे हुक लगाए जाएंगे जो हमारे जिस्मों को समंदर में गिरने से महफूज रख सकें और उसके बाद हम उन तीनों के जरिए समंदर में उतर जाएं। रिचर्ड ने मेरी बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, मगर इसमें मामूली मेहनत दरकार नहीं होगी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। हम किसी बड़े और तनावर दरख्त को नहीं काटेंगे, बल्कि तुमने देखा होगा कि यहाँ कुछ कटे हुए दरख्त भी मौजूद हैं। उन्हें बेतरतीबी से काट दिया गया है और उनके तने जमीन में रह गए हैं। अगर हम ऐसे ही किसी दरख्त का इंतखाब कर लें जिसमें से 2 कश्तियां निकल सकें तो क्या हर्ज है? इतने चौड़े तने का कोई दरख्त नहीं है कि उसकी एक कश्ती बनाई जा सके। अगर हम दरख्तों के तनों को बाकायदा तराश खराश कर कश्ती बनाने की कोशिश करें तो उसमें हमें इसलिए कामयाबी नहीं होगी कि हमारे पास औजार नहीं है। नारियल काटने की ये छोटी छोटी कुल्हाड़ियां हमारा इतना साथ नहीं दे सकती। बेशुमार चीजें दरकार होती हैं कश्ती बनाने के लिए, लेकिन अगर हम उन तनों को खोखला करके उनके अंदर सिर्फ अपने जिस्मों को छुपाने का बंदोबस्त कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये हमें यहाँ से दूर ले जाने में मावन साबित हो सकते हैं। रिचर्ड ने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इस तजवीज से इत्तेफाक है। वाकई इससे ज्यादा हम इस सिलसिले में कुछ और नहीं कर सकते। न सही एक कश्ती, 2 कश्तियां सही, हम दोनों इन्हीं कश्तियों से फरार होने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा, हाँ, इसके अलावा एक लंबी कश्ती इन चट्टानों में खतरनाक भी हो सकती है, जबकि 2 छोटी कश्तियां कम जगह घेरने की वजह से मौजूद रहेंगी। इस सिलसिले में आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। रिचर्ड ने कहा, पहले नारियलों के थैले भर लें, उसके बाद इस काम का आगाज कर देंगे। मैं पूरी मुस्तैदी से अपने मुंतखब करदा एक दरख्त पर चढ़ गया। आज हमने तेजी से काम किया था और जरा सी देर में नारियलों के थैले भर लिए गए। उसके बाद आधे घंटे तक हम अपने मतलूबा तनों की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। बिलाखिर हमने एक खुश्क और मजबूत तने का इंतखाब कर लिया। फिर 1 घंटे तक हम उसी तने पर कुल्हाड़ियां चलाते रहे और उसे काफी हद तक काट लिया, लेकिन इतना नहीं कि वो नीचे गिर पड़े। अब हमें थैले वापस पहुंचाने थे। नए थैले लाने के बाद हमने फिर बड़ी जांफिशानी से थैले भर लिए और इतने वक्त में भर लिए कि उसके बाद हमें तकरीबन 2 घंटे मिल जाएं। उन 2 घंटों में हमने दरियाफ्त किया कि उस तने को अपनी जरूरत के मुताबिक अलहदा कर लिया था और फिर उसे झाड़ियों में छुपाने में हमें ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। तीसरी और आखिरी बार जब हम नारियलों के थैले लेकर वापस चले तो दरख्त के तने के 2 इतने बड़े टुकड़े हो चुके थे कि उनके दरमियान खला पैदा करके कश्ती बना सकें। आज का काम वाकई बड़ी मेहनत और तुंदही से किया गया था। हमारे जिस्म थकन से चूर हो गए थे। बाहर तो और आखिरी थैले पहुंचाने के बाद हम आराम करने बैठ गए। कोई खास बात नहीं हुई, मामूलात हमेशा की मानंद थे। रात को लेटे तो फौरन नींद आ गई। चूंकि जिस्म जरूरत से ज्यादा थक चुके थे, एक पुरसकून नींद सोने के बाद सुबह को तबीयत बशाश थी, खास तौर से इस तसव्वुर के साथ कि अब हमने फरार के अमल का आगाज कर दिया है। दूसरा दिन भी हस्बे मामूल ऐसा ही रहा। हमने उसी फुर्ती और मेहनत से काम किया और दरख्त के तने पर कुल्हाड़ियां चलाते रहे। शाम होते होते हम दरख्त के एक तने को अपनी मर्जी के मुताबिक हमवार कर चुके थे। अब हमारे पास बाकायदा औजार तो मौजूद नहीं थे कि उसे बिल्कुल सपाट और शफाफ तैयार किया जा सकता। चुनाचे जिस हद तक भी मुमकिन हो सका हमने उस होल को गहरा करके उसमें लेट कर देख लिया। लेटने के बाद दरख्त का तना तकरीबन 8-8 इंच ऊंचा रहता था। 4 इंच के फासले पर हमने दोनों समत सुराख किए। एक और लकड़ी को हम बार काट कर उन सुराखों में फंसा दिया। अब उन लकड़ियों के नीचे अगर हम लेट जाते तो समंदर में गिरने से महफूज रह सकते थे और ये लकड़ियां हमारे बदन पर बंदिश का काम देती। रिचर्ड ने एक और तजवीज पेश की। उसने कहा कि दरख्त के सरहाने के हिस्से को थोड़ा सा अंदर की जानिब खोखला कर लिया जाए और उसमें जरूरत की यानी खाने पीने की चीजें महफूज करने की जगह बना ली जाए। मैंने उस तजवीज को पसंद किया। चुनाचे हम एक दिन में एक कश्ती तैयार करने में कामयाब हो गए और फिर कश्ती को इसी तरह झाड़ियों में छुपाने के बाद हम दूसरी रात गुजारने के बाद अपने ब्लॉक में वापस पहुंच गए। किसी को इस सिलसिले में हमने कोई भिनक नहीं लगने दी।
सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो कुछ करना था खुद ही करना था। दूसरों के कानों तक पहुंचाने का मतलब ये था कि अपना राज फाश कर दिया जाए। उसके साथ साथ हमने उसी दिन से एक और काम शुरू कर दिया, यानी अपनी खुराक में से ऐसी चीजों की बचत जो ज्यादा देर तक महफूज रह सकती थी। थोड़ा खाकर हम कुछ दिनों में इतनी खाने पीने की चीजें बचा लेना चाहते थे कि हमारे सफर में काम आए। बाकी इस सिलसिले में और कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आगे तकदीर का खेल शुरू होना था। हमारे इस प्रोग्राम में कोई चीज रखना अंदाज होगी, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। बाहर तौर ये काम तकरीबन 1.5 हफ्ते तक जारी रहा। कश्तियां तो हम अव्वल दोनों ही तैयार कर चुके थे और उनमें अपनी जरूरत का तमाम सामान हस्बे तौफीक मुहैया कर चुके थे। नारियल के पत्तों से ऐसी रस्सी बट ली गई थी जो किसी जरूरत पर हमारे काम आ सके। ये रस्सी तनों के उस खला में महफूज कर दी गई थी जो खाने पीने की चीजें रखने के लिए बनाया गया था। 1.5 हफ्ते की मुकम्मल काविशों के बाद बिलाखिर हम इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब अपने फरार के अमल का आगाज कर दें। रात के वक्त तो ब्लॉक से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता इसके लिए हमने उम्दगी से एक और मंसूबा तरतीब दे लिया था। उमूमन ये होता कि नारियलों के आखिरी थैले लाने वाले बाज़ औक़ात काफ़ी लेट हो जाते थे और झुटपटे तक वापस ब्लॉक में पहुंचा करते थे। इस बात पर किसी तशवीश का इजहार नहीं किया जाता था। चुनाचे उसी दिन हमने अपने दोनों थैले शाम को 4:30 बजे तक ब्लॉक में पहुंचाए और आखिरी 2 थैले लेकर वहां से निकल आए। किसी को कोई एतराज नहीं हुआ था। हम आराम से चलते हुए अपनी जगह पहुंच गए। उसके बाद ये जरूरी नहीं था कि हम उन थैलों को भी नारियलों से भरते। अतराफ में कोई मौजूद नहीं था। हमारी मुंतखब करदा जगह वही थी। आधे घंटे तक हम वहां खड़े उसका जायजा लेते रहे और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दिया। वजनी तने वहां तक लाना आसान बात नहीं थी, लेकिन हम दोनों किसी न किसी तरह उन तनों को घसीटते हुए उस जगह ले आए जहां से हम उन्हें समंदर में गिरा सकते थे। खाने पीने का सामान हम निहायत होशियारी से उन्हीं थैलों में रख कर ले आए थे जिन्हें हम आखिरी बार लेकर आए थे। उन थैलों को भी अपने साथ रख लेना हमने मुनासिब समझा था और उन्हें तने में महफूज कर लिया था। दूसरे तने को वहां तक लाते लाते शाम की स्याही फैल गई। ये दोनों तने हमने चट्टानों पर ऐसी जगह रख लिए थे जहां उनमें लेटने के बाद हम अपने बदन की जरा सी जुम्बिश से उन्हें नीचे गिरा सकते थे। खाने पीने का सामान भी महफूज कर लिया गया और उसके बाद हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर दरख्तों के तनों में लेट गए। हमने लकड़ियां अपने जिस्मों के ऊपर फिट कर लीं। तमाम चीजें मामूल के मुताबिक थीं। अब सिर्फ तनों को एहतियात के साथ नीचे गिराना था। मैंने इस सिलसिले में रिचर्ड से तय कर लिया था और मंसूबे के मुताबिक हमें थोड़ी देर तक लहरों का जायजा लेने के बाद अपने जिस्मों के वजन से उन तनों को नीचे गिरा देना था। बाकी सारे खेल तकदीर के थे। तने सही अंदाज में गिरते हैं या नहीं, लहरें उन वजनी तनों को एक लम्हे में लेकर जा सकती हैं या नहीं, ये सब बात की बातें थीं। अगर तने इस अंदाज में गिरे कि उनके खुले हुए रुख नीचे चट्टानों की समत हो गए तो चट्टानें हमें पीस कर रख देती और उसके बाद सारा खेल यहीं किनारे पर खत्म हो जाता। अगर तकदीर यावरी करे और हम सही अंदाज में नीचे पहुंच जाएं तो फिर इस बात के इम्कानात थे कि हमारी ये कश्तियां हमें लेकर दूर निकल जाएंगी। हम लहरों का तज्जिया करते रहे। 1, 2, 3, 4 ये चौथी लहर खतरनाक लहर थी और ये यकीनी तौर पर वापस आती थी। जब ये वापस आकर गुजर गई और पहली लहर आई तो हमने खुदा का नाम लेकर अपने जिस्मों को नीचे की जानिब लुढ़काया और तने जो ऐसी जगह रखे हुए थे जहां जरा सी जुम्बिश से नीचे जा सकें, एक हौलनाक आवाज के साथ नीचे की समत चले। मैंने आंखें बंद कर ली। उस वक्त रिचर्ड का तसव्वुर करना भी हिमाकत थी। मेरे जहन में सिर्फ खुदा का तसव्वुर था। कश्ती नीचे पानी में गिरी और मेरे बदन को खासी जोरदार चोट लगी, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करना था। एक लम्हे के लिए दिमाग जैसे मफलूज हो गया। कश्ती लहरों की गोद में बुरी तरह चकरा रही थी और दिमाग घूम कर रह गया था। आंखें बंद हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। न जाने कब तक ये गहराई और बुलंदी का खेल जारी रहा। उसके बाद किसी हद तक सुकून महसूस हुआ था। कश्ती का रुख सीधा ही था। गो मेरे अतराफ में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। कश्ती के खला में जहां जहां जगह खाली थी वो पानी ने पुर कर दी थी और उस पानी को निकालना किसी तरह मुमकिन नहीं था। रिचर्ड के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, कहाँ गया। वो भी मेरी तरह जिंदा बच गया है या वहीं समंदरी चट्टानें उसे निकल चुकी हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।